हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। ऑल वेल? इस समय में भी हम सुरक्षित हैं, तो साइंस एंड भगवान दोनों का शुक्र और हमारे पुराने नॉलेज का जो हमें आज आयुर्वेदिक इलाज के रूप में मिल रहा है। ये भी हमें कौन दे रहा है? बायो के स्टूडेंट्स। तो बायो में आगे चलकर बहुत लाइनें हैं, आपने बहुत अच्छा किया जो बायो की लाइन चुनी, वेरी गुड। आगे चलकर आप सेवा कार्य कर सकते हैं। सेवा मीन्स चिकित्सा, चाहे आप होम्योपैथिक से करें, आयुर्वेदिक से करें या एलोपैथिक से करें, मानव सेवा आप करेंगे। चलिए, आप अपन पढ़ाई की ओर आते हैं। अपन पढ़ रहे थे, अभी जो पढ़ रहे हैं जगत कवक। जगत कवक के सामान्य लक्षण अपन ने पढ़ लिए, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन कैसे होता है पढ़ लिया अपन ने, फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में अपन ने oomaइसिटीज और जिसे फाइकोमाइसिटीज भी कहते हैं वो पढ़ लिया, जाइगोमाइसिटीज पढ़ लिया। अब उसका क्लासिफिकेशन में थर्ड पार्ट जो है वो कौन सा है जो आज हम पढ़ने वाले हैं? एस्कोमाइसिटीज। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एस्कोमाइसिटीज। इसके बारे में, इसके लक्षण और इसका ये नाम क्यों पड़ा, इसके महत्वपूर्ण सदस्य, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो अपन ने पढ़ा था उसमें मेन लक्षण मैंने आपको लिखकर बताए थे। कुछ कवकहीन होते, कवक जो है पटहीन होते हैं, कुछ पटयुक्त होते हैं, कुछ बहुकेंद्रीय होते हैं, समकेंद्रीय, विषम केंद्रीय, कोई जली कवक है, जली शैवाल भी, उसे एल्गल भी कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग उनके विशिष्ट लक्षण है। मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको कि उनके लक्षणों के आधार पर आप लिखिए ताकि आपके दिमाग में उसके लक्षण एकदम फिट हो जाए। सॉरी। अब यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं एस्कोमाइसिटीज। तो इसका ये नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें लैंगिक जनन के समय, जब लैंगिक जनन होता है तो विशेष प्रकार की एक रचनाएं बनती है जिन्हें कहा जाता है एस्कस, जिन्हें कहा जाता है एस्कस। और वो एस्कस पूरी तरह से बंद होते हैं, उनके शेप अलग अलग हो सकते हैं और वो रचनाएं अंदर से खोखली होती है, वहां पर बनते हैं एस्कस बीजाणु। एस्कस बीजाणु, इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या 8 होती है। इसका विशिष्ट लक्षण है एस्कस बनना, इसका विशिष्ट लक्षण है। इसमें 8 बीजाणु बनते हैं और वो 8 बीजाणु जो हैं उसमें से 4 फीमेल जैसा बिहेव करते हैं और 4 मेल जैसा बिहेव करते हैं। इनकी रक्षा के लिए इनके आसपास में तंतु भी पाए जाते हैं। इसका मेन लक्षण है, इसीलिए इसका नाम एस्कोमाइसिटीज पड़ा है, क्योंकि इसमें एस्कस बनते हैं। और विभिन्न जो एस्कस है, विभिन्न एसाई जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक रचना होती है जिसे कहा जाता है एस्कोकार्प। क्या कहा जाता है? एस्कोकार्प कहा जाता है। तो इसीलिए इसका जो नाम है एस्कोमाइसिटीज पड़ा, क्योंकि इसमें एस्कस पाए जाते हैं। और भी लक्षण है वो अपन इसमें हम पढ़ते हैं। इसके एक और मेन लक्षण है कि इसमें जो कवक तंतु होता है उसमें जो केंद्रक होते हैं वो 2 प्रकार के केंद्रक हो सकते हैं इनके कवक तंतुओं में। कोई किसी कवक तंतुओं में सम केंद्र के होंगे, किसी में विषम केंद्र के। अब सम केंद्र की का मतलब है कि कवक तंतु में पाए जाने वाले सभी केंद्रक जो हैं वो एक जैसे होंगे, उनका आकार सब एक जैसा होगा। लेकिन विषम केंद्र की उनको कहा जाता है जिनमें केंद्रक बहुत सारे हैं और उनका आकार अलग अलग है, अलग अलग आकार के। भले वो अनुवांशिक रूप से एक जैसे होंगे लेकिन आकार में कोई बड़े होंगे और कोई छोटे होंगे। तो ऐसे वाले कवक तंतु को विषम केंद्र की कवक तंतु कहा जाता है। ये भी इसकी एक अलग अलग टाइप की विशेषता है। इसमें भी सामान्य लक्षण सभी कवकों जैसे होंगे कि इसकी कवक भित्ति कवक सेल्यूलोज या पैक्टिन की बनी होगी। अब ये जब हम एस्कोमाइसिटीज पढ़ रहे थे तो इसमें क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि एस्कोमाइसिटीज जो है ये पटयुक्त कवक तंतु होते हैं। अभी पढ़ेंगे अपन। पटयुक्त में सेप्टा पाए जाते हैं और वो सेप्टा छिद्रित होते हैं। इसमें पाए जाने वाले सेप्टा
छिद्रित होते हैं इसके अंदर में पाए जाने वाले। और इसमें लैंगिक जनन, इसका एक और विशेष लक्षण है कि जब इसमें लैंगिक जनन होता है, अपन ने लैंगिक जनन के चरण पढ़े ना, पहला प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी और फिर अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या होता है, जब प्लाज्मोगैमी होती है तो प्लाज्मोगैमी होने के बाद थोड़ा सा रुक जाती है प्रोसेस, कैरियोगैमी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बीज की जो स्थिति है वहाँ पर 2 केंद्रक दिखाई देते हैं प्रत्येक कोशिका में। इस अवस्था को कहा जाता है द्विकेंद्रकीय अवस्था या केंद्रक युग्म अवस्था। काफी समय ऐसे एक ही कोशिका में 2 अलग अलग केंद्रक होते हैं अलग अलग तंतुओं के, और बाद में वो जाकर जुड़ते हैं। तो ये इसका एक विशेष लक्षण है कि इसमें द्विकेंद्रकीय अवस्था पाई जाती है लैंगिक जनन के समय, और इसमें केंद्रक युग्म बनते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके लक्षणों को अपन देखते हैं। पहला लक्षण जो क्लासिफिकेशन के आधार पर है कि इसमें जो कवक तंतु हैं, कवक तंतु पटयुक्त होते हैं। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पटयुक्त होते हैं, आपको याद होगा, आपको मैंने एक बस इसके जो अपन पढ़ रहे थे उसका मुझे बताया था आपको। ऐसे इसके कवक तंतु हैं, तो उन कवक तंतुओं में बहुत सारे ऐसे कवक तंतु निकले होते हैं, जो कवक तंतुओं का जाल होता है, और भी कवक तंतु इस तरह से निकले होते हैं। बहुत सारे कवक तंतु फैले होते हैं, और बीच बीच में ये ऐसे सेप्टा पाए जाते हैं पटयुक्त। पट को सेप्टम भी कहा जाता है, सेप्टा एक को सेप्टा कहा जाता है। ये तो प्रत्येक तंतु में ऐसे सेप्टा पाए जाते हैं। सेप्टा को हिंदी में कहते हैं पट, और इंग्लिश में कहते हैं सेप्टम या सेप्टा कहा जाता है। तो अपन ने फाइकोमाइसीट्स पढ़ा था, उसमें सेप्टा नहीं थे, इसमें सेप्टा पाए जाते हैं, और सेप्टा होने के कारण पूरा कवक तंतु कई भागों में बट जाता है। ये इसकी बिल्कुल मुख्य और विशिष्ट विशेषता है कि पटयुक्त तंतु पाए जाते हैं। फिर इसकी जो दूसरी विशेषता है कि पटयुक्त है तो एक कोशिका अलग होगी, और प्रत्येक कोशिका में द्विकेंद्रिक अवस्था पाई जाती है। इसमें द्विकेंद्रिक अवस्था पाई जाती है। द्विकेंद्रिक अवस्था का मतलब होता है कि समकेंद्रिक और विषम केंद्रिक। कुछ जो है वो समकेंद्रिक होते हैं और कुछ विषम केंद्रिक। कुछ तंतु समकेंद्रिक होते हैं और कुछ तंतु कैसे होते हैं, विषम केंद्रिक। तो समकेंद्रिक में जितने भी किसी कोशिका में केंद्रक होंगे वो तंतु में होंगे, वो कैसे होंगे, बिल्कुल आकार में समान होंगे। आनुवंशिक रूप से तो समान होते ही है, वो भी समान होंगे। और विषम केंद्रिक में क्या होगा, तंतु में पाए जाने वाले जो केंद्रक हैं, कुछ कोई केंद्रक बड़े होंगे और कोई केंद्रक छोटे होंगे। इस अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं, विषम केंद्रक अवस्था। इसके बाद में इसमें जो पट पाए जाते हैं, जो इसमें पट हैं वो कैसे होते हैं, छिद्र युक्त होते हैं। अब छिद्र युक्त का मैंने क्या है बताती हूँ आपको, पहले भी बता चुकी हूँ। पट छिद्र युक्त होते हैं। ये देखिए, ये जो पट है इनमें बीच में जैसे गेहूं छानने की छन्नी होती है उसमें बीच बीच में छेद होते हैं बीच बीच में, वैसे ही इसमें भी यदि हम एक तंतु लें, इसमें से एक भाग इतना भाग हम निकाल लें तो हम देखेंगे कि इसमें इस तरह के छिद्र युक्त पट होंगे। इतना हिस्सा यदि हम निकालें और उसको देखें तो पट जो है ऐसे छिद्र युक्त होते हैं। जो आज छिद्र युक्त होंगे पट वो कैसे होंगे, बिल्कुल ऐसे होंगे। लेकिन जिनमें ऐसे छिद्र पट नहीं पाए जाते, कैसे पट पाए जाते हैं, छिद्र युक्त पट पाए जाते हैं। फिर इसका जो अगला लक्षण है वो है कि इसमें जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन कोनिडिया
या बीजाणु ध्वनि द्वारा होता है। किसी किसी पे मुकुलन द्वारा भी होता है, कायिक जनन विभाजन द्वारा भी होता है। कायिक जनन विभाजन या मुकुलन द्वारा होता है। जैसे ईस्ट, इसका एक एग्जाम्पल है ईस्ट। तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है, विभाजन द्वारा होता है। कुछ जो ये एस्कोमाइसिटीज है एक कोश के होते हैं, कुछ तंतुमय होते हैं। तो जो एक कोश के होते हैं उनमें विभाजन या फिर मुकुलन द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। फिर अगला जो लक्षण है वो है कि इसमें जो लैंगिक जनन है ये युग्मधानी संपर्क, युग्मधानी संयुग्मन के द्वारा में होता है और इसमें चल बीजाणु नहीं पाए जाते। लैंगिक जनन में ये विशेष इसका लक्षण है। लैंगिक जनन में एक विशेष रचना बनती है, विशेष रचना बनती है जिसे एस्कस कहा जाता है। एस्कस या एसआई कहा जाता है। ये बंद प्याले के समान, मटके के समान, सुराही के समान किसी भी तरह की रचना ये हो सकती है जिसमें 8 बीजाणु पाए जाते हैं। जिसमें से 4 नर तथा 4 मादा जैसा व्यवहार करते हैं। अब देखिए इसके एस्कस कैसे कैसे हो सकते हैं। अपन देखते हैं इसके एस्कस कैसे कैसे हो सकते हैं। तो इसके एस्कस देखिए ये इस शेप में बाहर से दिखाई देंगे, ऐसा पूरा भरा हुआ हमें बाहर से तो ऐसा दिखाई देगा। और इसकी यदि हम लंबवत या लंबवत काटे तो फिर अंदर से हमें ये कैसा दिखाई देगा। ये एक एस्कस है जो इस तरह से हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। इसको यदि हम लंबवत काटे तो हमें कैसा दिखाई देगा। हमें दिखाई देगा ये इस तरह से, अंदर से खोखली रचना होगी, इस तरह का दिखाई देगा। और इसमें ये एसआई बीजाणु दिखाई देंगे। 4 इस तरफ देख रहे हैं, 4 पीछे से। ये एक प्रकार का एस्कस हो गया। दूसरे प्रकार का जो कई प्रकार के पाए जाते हैं तो उसमें एस्कस बाहर से हमको एक एस्कस ऐसा दिखाई देगा और जब हम इसको लंबवत काटेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा। हमको दिखाई देगा ये बाहर की परत दिखाई देगी हमको और इसके अंदर दिखाई देंगे हमको बीजाणु। इनके अंदर हमको बीजाणु दिखाई देंगे जो इस तरह से इसके अंदर व्यवस्थित होंगे। इस तरह के आकार में भी एस्कस पाया जाता है। इसके अलावा अन्य आकार भी होते हैं। जैसे तीसरा प्रकार है ये इस तरह प्याले के आकार की आकृति होगी जिसमें इस तरह से एस्कस बीजाणु लगे होंगे और इनके बीच बीच में कवक तंतु भी पाए जाएंगे। तो डिफरेंट शेप के ये पाए जाते हैं। इसके अलावा चौथा प्रकार जो है वो भी थोड़ा बड़ा होगा और इसमें भी बाहर की तरफ कोशिका का आवरण होगा। यानी बाहर से तो ये पूरा पैक दिखाई देगा हमको। जब हम इसकी लंबवत काटेंगे तो हमको इसके अंदर एस्कस बीजाणु लगे हुए दिखाई देंगे। इस तरह से लाइन से रचना में और बीच में पाए जाएंगे कवक तंतु। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रजातियों में इसके विभिन्न प्रकार के एस्कस पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं।
लक्षण है इसका, विशिष्ट लक्षण है। ध्यान दें कि लैंगिक जनन में प्लाज्मोगेमी के बाद प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कैरियोगेमी नहीं होती। प्लाज्मोगेमी यानी प्लाज्मा का मिलना युग्मकों के, और कैरियोगेमी यानी केंद्रकों का मिलना। तुरंत कैरियोगेमी नहीं होती, मतलब केंद्रक जल्दी से नहीं मिलते हैं, केंद्रक जल्दी से नहीं मिलते हैं, तुरंत कैरियोगेमी नहीं होती। तो केंद्रक काफी समय तक अलग अलग रहते हैं। आप इसको लिख लिया करिए, अलग अलग रहते हैं, क्योंकि बुक में तो बुक्स वगैरह में बहुत सारे लक्षण दिए रहते हैं, अपन को उसमें से जो मेन लक्षण है वही देखना है। काफी समय तक अलग अलग रहते हैं, इसे केंद्रक युग्म या द्विकेंद्रित अवस्था कहते हैं। इस तरह की रचनाएं इसमें पाई जाती हैं, तो इसे द्विकेंद्रिक या संयुग्मन अवस्था भी कहते हैं। ठीक, आगे पढ़ेंगे अपन इसमें कि इसके लक्षण। तो इसमें एक्साइड होकर जो ये मैंने पढ़ा एस्कस है, ये एस्कस अगला लक्षण है इसका कि इसमें बहुत से एक्साइड जुड़कर एस्कोकार्प बनाती हैं, जो कि एक फल काइंड टाइप की बॉडी है, जिससे इसकी कुछ प्रजातियों के एस्कोकार्प को खाया भी जा सकता है। एस्कोकार्प बनाते हैं। तो ये थे हमारे एस्कोमाइसीट्स के मुख्य लक्षण। पहला, कवक तंतु पटयुक्त होते हैं, जो कि छिद्र भी, जिनमें क्या पाए जाते हैं, छिद्र भी पाए जाते हैं। ये फर्स्ट एंड लक्षण में है। सेकेंड, ये इसकी विशेषता द्विकेंद्र की अवस्था होती है, इसमें सभी केंद्रक एक समान भी हो सकते हैं। विषम केंद्र की अवस्था भी इसमें पाई जाती है कुछ में, जिसमें केंद्रक की जो बनावट है वो अलग अलग भी हो सकती है। फिर इसके बाद में अलैंगिक जनन जो है कोनिडिया, ओइडिया या बीजाणुधानी द्वारा होता है। जो कायिक जनन है, लिखा नहीं है मैंने, कायिक जनन जो है ये मुकुलन या फिर विभाजन इनके द्वारा भी हो सकता है, विखंडन द्वारा। फिर पांचवा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कुछ विशेष है, इसमें अलग अलग विशेषताएं हैं। पहला तो एक विशेष रचना बनती है जिसे हम एस्कस कहते हैं, और उस एस्कस में 8 बीजाणु होते हैं। मैंने भी आपको बनाकर बताया कैसे कैसे एस्कस होते हैं, और उसमें 4 नर तथा 4 मादा जैसा व्यवहार करते हैं। और ये जो एस्कस है ये जुड़कर बना लेते हैं एक फल बॉडी, फल काय जैसा बनाते हैं, जिसे हम एस्कोकार्प भी कहते हैं। और लैंगिक जनन में ही इसमें क्या होता है, प्लाज्मा, अपन ने लैंगिक जनन की जनन पढ़ी है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड अर्धसूत्री विभाजन। तो इस कवक में क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी तो जल्दी से हो जाती है निषेचन के पश्चात, किंतु जो कैरियोगेमी है वो जल्दी नहीं होती, तो दोनों केंद्रक अलग अलग पड़े रहते हैं, उसे केंद्रक युग्म या द्विकेंद्र की अवस्था कहा जाती है। अब ये जो एस्कोमाइसीट्स है, इसको आप याद रख लें कि इसे कोश कवक भी कहा जाता है, इसे कोश कवक भी कहा जाता है, इसको एस्कोमाइसीट्स को। क्योंकि जो एस्कस बनते हैं, एस्कस को हिंदी में यदि अपन बोले तो उनको कोश बोलते हैं, या फिर सेक फंजाई, इंग्लिश में बोलेंगे तो सेक फंजाई, और हिंदी में बोलेंगे तो कोश कवक।
तो कोश कवक किसे कहा जाता है? एस्कोमाइसिटीज को। सेक्वेंजाई कौन है? एस्कोमाइसिटीज। एस्कस किसमें बनते हैं? एस्कोमाइसिटीज में। ठीक, फिर द्विकेंद्र की अवस्था किसमें पाई जाती है? एस्कोमाइसिटीज में। समकेंद्रिक विषम केंद्रिक दो प्रकार के केंद्र किसमें पाए जाते हैं? एस्कोमाइसिटीज में। ठीक, तो अपन को से विशिष्ट लक्षण जो है वो बिल्कुल याद करके रखिए। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसके विशिष्ट जो सदस्य हैं, देखिए कवक वाले लेसन में सबसे ज्यादा मेन अपन को लक्षण उसके पढ़ना है, और मेन लक्षण मतलब जो उसको डिफाइन करते हैं कि ये उस वर्ग में उसको क्यों रखा गया है। ठीक, और हमें मेन रूप से बिल्कुल जो ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न वो ये है कि उसके सदस्यों के नाम, प्रत्येक जो जैसे जाइगोमाइसिटीज के सदस्य कौन से हैं, एस्कोमाइसिटीज के सदस्य कौन से हैं, फाइकोमाइसिटीज के सदस्य कौन से हैं, वो कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, ये मुख्य चीजें हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम। अब अपन पढ़ते हैं इनके विभिन्न सदस्यों के बारे में। इस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे इनके सदस्यों के बारे में। आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि कौन सा सदस्य और किसका है और कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं। सबसे पहले जो इसका सदस्य है वो है जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं ईस्ट, और जीव विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस। ईस्ट नाम से आप परिचित होंगे। ये जो ईस्ट है एक कोश की कवक है जो मुकुलन द्वारा विभाजन द्वारा अपना प्रजनन करता है। इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। होता है एक कोश की है और ये बहुत ही इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। क्या क्या है, हमारे जितने भी दुग्ध उद्योग में दही बनाना, पनीर बनाना, मठा, श्रीखंड, ये सब जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें इस ईस्ट का योगदान है। हमारे कॉफी हाउस में इडली डोसा जो बनाया जाता है फर्मेंट किया जाता है, एक्चुअली फर्मेंट किड़वन करने में ईस्ट का योगदान रहता है। शक्कर, गन्ने के रस से जो शक्कर बनाई जाती है उसमें एक पदार्थ बच जाता है जिसे कहते हैं शीरा, उससे फिर एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। तो एथिल अल्कोहल बनाने में भी ईस्ट का बहुत ज्यादा योगदान है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसके लाभ भी है, हानि भी, लेकिन लाभ ज्यादा है, हानियां कम है। कुछ फलों को ये ईस्ट खराब कर देती है, उसमें से बदबू आने लगती है, पड़े हैं उसमें ईस्ट लग गई, ज्यादा मात्रा में हो गई तो बदबू भी आने लग जाती है, खराब हो जाते हैं, वो विलगन पैदा करती है। तो ईस्ट सेक्रोमाइसिस ये औरतों के जननांग में एक वेजिनाइटिस, सेक्रोमाइसिस वेजिनाइटिस नाम की ईस्ट होती है जो स्त्रियां हैं उनकी वेजाइना में रोग उत्पन्न करती है और संक्रमण हो जाता है उससे। तो ईस्ट जो है अलग अलग कार्य में इसका उपयोग भी है, हानियां भी हैं। चलिए देखते हैं। पहला सेक्रोमाइसिस ईस्ट। तो पहला इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ईस्ट का मैंने बता दिया। ये एक कोशिकीय होते हैं, मुकुलन द्वारा विभाजन द्वारा ये जनन करते हैं। फिर इसके बाद में आपको बताया इसकी कोशिका में केंद्रक भी होता है, जीवरक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईस्ट, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इस तरह की पूरी रचना होती है और बनाकर बता देती हूँ मैं आपको। इसमें जो कोशिका मिलती है वो सेल्यूलोज कवक की पाई जाती है। इसमें बड़ी सी रिक्तिका इस तरह से होती है और यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है, केंद्र का आजू बाजू केंद्रक पाया जाता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है और इसमें गोल्गी बॉडी भी पाई जाती है। इसमें केंद्र की दीवार के चारों तरफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन निर्माण के काम में आते हैं। यहाँ पर जो पचित भोजन है वो सब जमा हुआ रहता है और इसके अलावा इसमें भोजन के कण भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर पाए जाते हैं जो श्वसनांग है, वो श्वसन के काम में आते हैं। तो
पूरी एक ये कोशिका है और इसमें मुकुलन द्वारा, मुकुलन क्या होता है जिसमें बॉडी का कुछ भाग बाहर निकलता है, इसका जो केंद्रक है उसका छोटा टुकड़ा इसमें चला जाता है, जीवक भी चला जाता है और धीरे धीरे ये वृद्धि खूब बड़ी होती जाती है और बाद में ये अलग हो जाती है। इसे क्या कहते हैं मुकुलन। मुकुलन द्वारा होता है इसमें प्रजनन और विभाजन द्वारा भी होता है। ये एक केंद्रक है तो ये केंद्रक पहले दो भागों में बट जाता है, बाद में कोशिका वृद्धि में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है जिसके फलस्वरूप दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। तो ये इसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब इसके बारे में अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहला है शर्करा के निर्माण में, शर्करा के निर्माण में प्रयुक्त बचा हुआ शेष शीरे से एथिल अल्कोहल के निर्माण में। और आपको पता होगा कि एथिल अल्कोहल हमारे पूरे उद्योग जगत, दवाई जगत के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इससे बहुत सारी दवाइयों के लिए ये विलेय का काम करता है। शीरे से एथिल अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है ईस्ट का। ईस्ट किसका सदस्य है, एस्कोमाइसिस का। आप जो इसका दूसरा है उपयोग डबल रोटी उद्योग में, डबल रोटी आपने देखा होगा फूली हुई रहती है और उसके बीच बीच में छेद होते हैं, तो वो काम इसके द्वारा होता है। ईस्ट बहुत तेजी से बढ़ती है। ब्रेड का जो आटा है उसको गूंद के उसमें ईस्ट मिला दिया जाता है और उसको 1 घंटे तक रख देते हैं। ईस्ट उसके अंदर तेजी से वृद्धि करती है और श्वसन करती है। श्वसन के फलस्वरूप निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड आटे के अंदर भर जाती है तो आटा क्या हो जाता है, फूल जाता है। जब वो फूल जाता है तो उसको वैसे ही बेक कर लिया जाता है जिससे ब्रेड बनती है। तो डबल रोटी निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। फिर इडली, डोसा, ये सब उद्योगों का उदाहरण कर चुके हैं। इडली, डोसा, ढोकले आदि को बनाने में ये तो उद्योग हैं। ये सब जो मैंने लिखा है ये तो उद्योग है। अपन घर में भी आपके मम्मी लोग गुड़ से गुलगुले वगैरह बनाती हैं तो उसके लिए भी वो बहुत पहले से आटा गूंद कर रख देती है। ऐसे बहुत सारे अपन देखेंगे तो उसका उपयोग इसमें किया जाता है। फिर चौथा दही, पनीर, मठा आदि बनाने में पूरा दुग्ध उद्योग इसी पर चलता है, क्योंकि दही बनेगा उसी से मक्खन भी बनेगा, है ना, और उसी से फिर मठा भी निकल आएगा। दही से ही श्रीखंड बनेगा। तो कई उद्योग है, जैसे मध्य प्रदेश में सांची उद्योग चलता है, राजस्थान में सरस उद्योग चलता है, वो सब इसी के द्वारा इसका उपयोग में किया जाता है। इसके अलावा जो उपयोग है वो है विटामिन B1, B2 व C के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। विटामिन वैसे तो ये हमारे शरीर को फलों से विटामिन से मिल जाते हैं, लेकिन विटामिन बी के कुछ टाइप हमारा जो बॉडी खुद बनाती है। तो यदि किसी बीमारी के कारण या अपच के कारण ये नहीं बन पा रहे हैं तो बाहर से दिए जाते हैं। तो इनका निर्माण B1, B2, C के निर्माण भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे है ये इसकी जो गोलियां हैं, ईस्ट की बनी हुई गोलियां, इससे बनी हुई गोलियां त्वचा व आंत संबंधी रोगों में उपयोग में आती है। इंटेस्टाइन,
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शर्करा के निर्माण में जो शेष शिला होता है इससे एथिल अल्कोहल बनाने में बहुत सारे उद्योगों की रीढ़ है एथिल अल्कोहल। फिर डबल रोटी के निर्माण में पूरा जो बेकिंग है, केक वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इडली डोसा ढोकले को बनाने में, दही पनीर मठा बनाने में, विटामिन B1 B2 के निर्माण में, इससे बनी हुई गोलियां जो है वो त्वचा और आंत संबंधी रोगों में उपयोग में लाई जाती है। ठीक, तो ईस्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसका हानिप्रद जो उपयोग है वो क्या है, ये फलों के ऊपर लगकर जो मृदु फल है उनमें जैसे खीरा है, ये सब में लगकर उसको सड़ा देती है, खराब कर देती है, वो खाने योग्य नहीं रहते। अब इसके बाद ये तो पहला सदस्य था इसका। अब इसके बाद जो दूसरा सदस्य है वो है एस्परजिलस। इसका दूसरा सदस्य है एस्परजिलस। ये जो एस्परजिलस है ये प्रयोगशाला में अपने आप उगाती है, इसको उगाया नहीं जाता, अपने आप उगाती है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है प्रयोगशाला की खरपतवार। प्रयोगशाला की खरपतवार कहा जाता है। ये उगकर जो वैज्ञानिक लोग अनुसंधान करते रहते हैं उसमें उगकर उनको खराब कर देती है और इससे एक विष बनता है जिसे कहा जाता है एफ्लोटॉक्सिन। एफ्लोटॉक्सिन नामक एक विष बनाती है। एफ्लोटॉक्सिन नामक विष बनाती है जो कि फलों को, खाने की चीजों को ही खराब कर देते हैं। क्या कहा जाता है इसे? प्रयोगशाला की खरपतवार। और इससे कौन सा विष बनता है? ये बनाती है एफ्लोटॉक्सिन। तो फलों में, सब्जियों में, खाने की चीजों में यदि ये एस्परजिलस लग गई तो उसमें विषैला हो जाते हैं वो पदार्थ, तो खाने पर व्यक्ति क्या हो सकता है, उसमें बीमार हो सकता है। फिर अगला जो है ये सदस्य इसका पेनिसिलियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पेनिसिलियम भी एक कवक है जो कि एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत आता है। ये एंटीबायोटिक बनाने के काम में आता है और सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना था उसका नाम है पेनिसिलिन। जो किसके द्वारा बना था, ये याद रखना है आपको। पेनिसिलियम जो है किसके द्वारा बना था? पेनिसिलियम के द्वारा बना था पेनिसिलिन। और सबसे पहला एंटीबायोटिक था ये, सबसे पहला प्रतिजैविक था जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था। वो घटना भी पढ़ी होगी कई लोगों ने कि किस तरह उन्होंने सबसे पहला इंजेक्शन अपने बेटे को ही दिया था। ये प्रयोगशाला में अपने आप उगाई थी, उन्होंने इसका अध्ययन किया, फिर इससे बना हुआ इंजेक्शन अपने ही बेटे को दिया था। फिर इसके बाद ये याद रखने लायक चीज है कि पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक किससे बनाया जाता है? पेनिसिलियम से। एफ्लोटॉक्सिन विष कौन बनाता है? एस्परजिलस। प्रयोगशाला की खरपतवार किसको कहा जाता है? एस्परजिलस। ये अपन को बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है। इसके बाद में अगला है पेजाइजा। अगला जो इसका सदस्य है वो है पेजाइजा। इसको कहा जाता है गोबर कवक। इसको कहा जाता है गोबर कवक। ये गोबर के ऊपर उगती है। ये जो पेजाइजा है ये एक्चुअली मृत जीवी है, तो ये गोबर के ऊपर उगती है, उसको धीरे धीरे करके नष्ट करती है, इसीलिए इसे गोबर कवक कहा जाता है। कोश कवक भी है ये, इसमें भी वही सेक एस्कस बनते हैं और गोबर कवक भी इसको कहा जाता है। चलिए अब अगले सदस्य देखते हैं अपन इसके। पहला ईस्ट, दूसरा एस्परजिलस, तीसरा पेनिसिलियम, चौथा पेजाइजा, अब पांचवा है क्लेविसेप्स। इसमें जो इसका पांचवा सदस्य है वो है क्लेविसेप्स। ये क्लेविसेप्स इसका पांचवा सदस्य है और ये हानिप्रद है। पोएसी कुल के जो सदस्य होते हैं, पोएसी एक कुल है, पौधों को कई कुलों में बांटा गया है, जैसे
जंतुओं को अलग अलग कुल में बांटा है, पौधों को भी बांटा है। तो पोएसी कुल के सदस्यों में ये अर्गट रोग उत्पन्न करता है। पोएसी कुल के सदस्यों में अर्गट रोग उत्पन्न करता है, जिससे फसल खराब हो जाती है। कौन सा अर्गट रोग कौन उत्पन्न करता है? क्लेवीसेप्स उत्पन्न करता है। फिर अगला जो इसका सदस्य है वो है न्यूरोस्पोरा। कौन सा है? न्यूरोस्पोरा। अभी आप 11th में ऐसे बड़े बड़े शब्द बोलने की आपको आदत नहीं है, तो जब आप इसको लिखिए तो मुझे बोले भी न्यूरोस्पोरा, क्लेवीसेप्स, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, बेजाइजा, ऐसा बोले आप उच्चारण करेंगे जितना तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये न्यूरोस्पोरा क्या करता है? डबल रोटी की लाल कवक, डबल रोटी में लाल फफूंद उत्पन्न करता है। डबल रोटी में लाल फफूंद उत्पन्न करता है और उसको नष्ट कर देता। तो डबल रोटी की लाल फफूंद कौन उत्पन्न करता है? न्यूरोस्पोरा। ठीक, तो ये थे एस्कोमाइसीटीज के कुछ सदस्य। पहला सदस्य ईस्ट, दूसरा एस्परजिलस, तीसरा पेनिसिलियम, चौथा बेजाइजा, पांचवा क्लेवीसेप्स और छठवां न्यूरोस्पोरा। ठीक।